सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर, एलएसी पर भारत और चीन के बीच 2 बार फायरिंग हो चुकी है। पहली फायरिंग पैंगोंग लेक के साउथ बैंक पे हुई थी। चुशुल सेक्टर में फायरिंग 29 और 30 अगस्त को हुई थी। इसके बाद दूसरी बार फायरिंग 8 सितंबर को हुई थी और ये फायरिंग पैंगोंग लेक के नॉर्थ बैंक पर हुई। इस दौरान करीब 100 राउंड फायरिंग हुई थी। सूत्रों के मुताबिक फायरिंग की घटना ज्यादा गंभीर थी। 45 साल में ऐसा पहला मौका था जब एलएसी पर फायरिंग हुई हो। बताया जा रहा है कि घबराए जिनपिंग बौखलाहट में ऐसी हरकतों को अंजाम दे रहे हैं। तो ये 45 साल में पहला मौका जब इस तरीके से फायरिंग हुई। पहली फायरिंग 29-30 अगस्त को हुई थी और अब दूसरी बार जो फायरिंग हुई है वो 8 सितंबर को हुई है। और माना यह जा रहा है कि 8 सितंबर को जो फायरिंग हुई थी उसमें 100 राउंड फायरिंग हुई थी, जिसे बेहद गंभीर मसला बताया जा रहा है। और ऐसा पिछले 45 साल में पहला मौका है, पहली बार ऐसा हुआ है जब एलएसी पर फायरिंग हुई। बताया जा रहा है कि घबराए जिनपिंग बौखलाहट में इस तरह की हरकतों को अंजाम दे रहे हैं। आपको बता दें, जिनपिंग जिन पर लगातार उनके देश के भीतर भी सवाल खड़े हो रहे हैं और यही वजह कि अपनी कुर्सी बचाने के चक्कर में जिनपिंग बौखलाहट में इस तरह की हरकतों को अंजाम दिलवा रहे हैं। तो 2 बार फायरिंग हुई है क्योंकि चाइना और भारत के बीच यह समझौता था कि किसी भी तरह की गोली का इस्तेमाल नहीं होगा, गोलाबारी का इस्तेमाल नहीं होगा। लेकिन इस सब के बीच ये पहला मौका, पिछले 45 सालों में ऐसा कभी मौका नहीं आया जब इस तरीके से फायरिंग हुई हो। लेकिन पिछले 45 साल में 2 बार फायरिंग हुई है और हाल फिलहाल में यानी पिछले 18 दिनों के भीतर अगर देखें तो पहली जो फायरिंग हुई थी वो 29 और 30 अगस्त को हुई थी और अब दूसरी बार फायरिंग 8 सितंबर को हुई है। अनुराग ढांडा हमारे साथ लेह से जुड़े हुए हैं। अनुराग, पिछले 45 साल में ये पहला मौका है जब 2 बार फायरिंग, और ये जो 8 सितंबर को फायरिंग हुई बताया जा रहा है कि 100 राउंड फायरिंग और इसे बेहद गंभीर माना जा रहा है। देखिए, बिल्कुल ये दो बड़ी घटनाएं और इनका रिकॉर्ड पे आना सीधे तौर पर ये मैसेज देता है कि भारतीय सेना के पास पूरी अथॉरिटी इस वक्त है। भारतीय सेना जो है वो की पोजीशंस पर इस वक्त मौजूद है। और मैं इसको तस्वीरों के जरिए आपको समझाऊंगा तो ज्यादा मुझे लगता है कि बिल्कुल सही समझ में आएगा कि ये देखिए, ये जो सामने पहाड़ियां जिस तरीके से आप देख रहे हैं, इन पर हाइट्स ऑक्यूपाई की हुई है भारतीय सेना ने एलएसी के आसपास की तमाम पहाड़ियों पर, जिसकी वजह से कि चीन घबराया हुआ है। वो एलएसी की पोजीशन चेंज करने की कोशिश में है चाइना, और जैसे ही कोई मूवमेंट करता है तो ऐसा पिछले 4 दशक में 5 दशक में कभी नहीं हुआ कि यहां पर फायरिंग हुई हो। अमूमन होता था कि सैनिक हाथापाई करते थे, आमने सामने होते थे और क्लेम करते थे फिजिकल तौर पर। लेकिन अब इंडिया ने अपनी पोजीशन साफ कर दी है कि अगर एलएसी पर कोई मूवमेंट करने की कोशिश की चाइना ने तो उनको जवाब दिया जाएगा। 29 और 30 अगस्त की रात को जो फायरिंग हुई थी वो वार्निंग शॉट्स थे इंडिया की तरफ से, क्योंकि चीन की सेना घुसपैठ करने की कोशिश कर रही थी उस इलाके में, और वार्निंग शॉट्स दिए गए थे कि अगर आप इस इलाके में आगे बढ़े तो फायरिंग की जाएगी। 8 सितंबर की जो घटना थी वो ज्यादा सीरियस थी क्योंकि उसमें लगभग 100 राउंड के आसपास फायर हुआ, दोनों तरफ से फायर हुआ, और वो भी इसी वजह से था क्योंकि पीएलए रिलोकेट करने की कोशिश कर रही थी, अपने आप को एलएसी के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश कर रही थी। तो इंडिया की तमाम पोजीशंस इस वक्त क्लियर हैं। टॉप पर इंडिया ने पोजीशन ली हुई है, जो की पॉइंट्स है वहां पर पोजीशन ली हुई है, और अगर किसी भी तरीके की हरकत चाइना की तरफ से होती है तो इंडिया की तरफ से साफ कर दिया गया है, भारतीय सेना की तरफ से साफ कर दिया गया है कि फायरिंग करने से भी वो हिचकेंगे नहीं इस इलाके में। तो अब कंसोलिडेशन हो चुका है पूरी तरह से। चीन की साजिश यहां पर किसी भी तरीके से एलएसी को छेड़छाड़ करने की वो यहां पर नहीं चलने वाली है। डिफिकल्ट टेरेन के लिए भारत पूरी तरह से तैयार है। अमूमन ऐसा होता था कि सर्दियां आती थी तो हाइट से नीचे आना पड़ता था। भारतीय फौज ने साफ कर दिया है कि इस बार पोजीशंस वैकेट नहीं की जाएंगी और तमाम जो इक्विपमेंट्स की जरूरत है, जो गियर्स की जरूरत है, वो हाइट्स पर पहुंचा दिए गए हैं। हथियार, साजो सामान, तमाम चीजें भारतीय सेना की तरफ से पूरा लॉजिस्टिक सपोर्ट मौजूद है। तो अब पोजीशन क्लियर है कि किसी भी तरीके की हरकत पीएलए की बर्दाश्त नहीं होगी। अनुराग, एक बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है, चीन जंग का राग अलाप रहा है और चीन के जो राष्ट्रपति है शी जिनपिंग खून खराबे पर आमादा है। एलएसी पर भारत चीन विवाद के बीच चीन सीमा पर अपने सैनिकों और हथियारों की तादाद बढ़ाने में लगा हुआ है। एलएसी पर 2 बार भारतीय जवानों से मिली शिकस्त के बाद चीन बुरी तरह से बौखलाया हुआ है और आलम यह है कि चीन की सेना भारत को डराने के इरादे से एलएसी पर वॉर ड्रिल कर रही है। दरअसल जंग की तैयारी थी, जिनपिंग अपनी कुर्सी बचाने के लिए कर रहे हैं। जंग जंग चीख रहा है चीन, खून खराबे पर आमादा हैं शी जिनपिंग।
सीमा पर जमा रहे हैं हथियार, कहीं गोला बारूद की गूंज, कहीं जारी है हवाई धमाका। ये तस्वीरें एलएसी पर चीन की बौखलाहट का ताजा सबूत हैं। चीन भारत के शूरवीर जवानों से लगातार पिटने के बाद इस कदर पस्त हो चुका है कि उसने अब सीमा पर हवा में ही हथियार और गोला बारूद चलाना शुरू कर दिया है। चीन तिब्बत में भारत से लगने वाली सीमा पर इस कदर गोला बरसा रहा है कि हर ओर सिर्फ धमाकों की ही आवाज सुनाई दे रही है। चीन की तिलमिलाहट का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि वो दिन और रात की परवाह किए बिना लगातार धमाके कर रहा है। तिब्बत में भारत से लगने वाली सीमा पर चीन का यह शक्ति प्रदर्शन पिछले करीब 2 हफ्तों से जारी है। चीन की सेना कभी टैंक से गोले बरसा रही है तो कभी इस इलाके में रॉकेट से धमाके किए जा रहे हैं। हर रोज चीन की सेना की एक नई टुकड़ी यहां पहुंचती है और फिर धमाकों का नया सिलसिला शुरू हो जाता है। सीमा पर गोला बारूद बरसाने का ये काम सिर्फ चीन की थल सेना ही नहीं कर रही है, बल्कि इसमें चीन की वायु सेना और कुछ अर्धसैनिक बल भी शामिल किए गए हैं। चीन इन धमाकों के सहारे भारत को डराने की कोशिश तो कर रहा है, लेकिन सच्चाई तो ये है कि वो इन गोला बारूद के इस्तेमाल से अपनी हारी हुई सेना का मनोबल बनाए रखना चाहता है। हालांकि चीन ने इसको एक युद्धाभ्यास का नाम दिया है, लेकिन सच्चाई तो ये है कि ये युद्धाभ्यास कहीं ना कहीं एलएसी पर जंग जैसे हालात को बनाए रखने के लिए ही किए जा रहे हैं। साथ ही वो इस पूरे मसले को भी डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि सीमा पर अब तक जितनी भी रणनीति चीन ने अपनाई है सब विफल रही है। तिब्बत में चीन ने पिछले करीब 15 दिनों से जिस तरह से गोला बारूद की बारिश शुरू की है, उससे यह भी माना जा रहा है कि चीन भारत का ध्यान बांटने के लिए इस तरह का युद्धाभ्यास कर रहा है। लेकिन इसकी आड़ में कोई बड़ी साजिश रची जा रही है। चालाक चीन इस युद्धाभ्यास के नाम पर एलएसी पर न सिर्फ अपनी सेना का जमावड़ा बढ़ा रहा है, बल्कि सीमा पर हथियार और गोला बारूद भी तेजी से जमा किए जा रहा है। इससे यही जाहिर होता है कि चीन भारत के खिलाफ जंग की तैयारी को गुपचुप ढंग से अंजाम दे रहा है। क्योंकि तिब्बत में चीन जो युद्धाभ्यास कर रहा है उसमें पहाड़ों पर जंग लड़ने के तौर तरीकों पर काम हो रहा है। इस युद्धाभ्यास में चीन की वायु सेना भी शामिल है। इतना ही नहीं, चीन की सेनाएं हमले के साथ साथ बचाव की भी ट्रेनिंग ले रही हैं। इसे इन्फ्लुएंस ऑपरेशंस भी कहते हैं। इससे चीन यह दर्शाना चाहता है कि भारत किसी गलतफहमी में ना रहे कि चीनी सैनिक ऐसी ऊंची पहाड़ियों पर, ऐसी ऊंची चोटियों पर सर्दी के मौसम में लड़ाई नहीं लड़ सकते हैं। एलएसी पर चीन सिर्फ बेहद शातिर तरीके से अपनी सैन्य शक्ति ही नहीं बढ़ा रहा, बल्कि वो ऐसी बहुत सी साजिशों को अंजाम दे रहा है जिससे यही माना जाएगा कि चीन भारत के खिलाफ तेजी से सैन्य तैयारी कर रहा है और उसके इरादे नेक नहीं हैं, क्योंकि वो सीमा पर ऐसी बहुत सी हरकतों को अंजाम दे रहा है जिससे यह बात साबित होती है कि चीन पूरी तरह से जंग पर आमादा है और वो सर्दियां शुरू होते ही हमला भी बोल सकता है। न्यूज 18 को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक चीन ने अब एलएसी पर अपना संचार तंत्र बेहद मजबूत बनाना शुरू कर दिया है। इसके लिए चीन की सेना एलएसी पर ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछा रही है और यह काम एलएसी पर बहुत से इलाकों में चीन अंजाम भी दे चुका है। ऑप्टिकल फाइबर केबल चीन के वेस्टर्न थिएटर कमांड से जोड़ी जा रही है। चीन का एलएसी जैसे दुर्गम इलाके में ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाना यह साबित करता है कि चीन यहां खुद को मजबूत बनाने के साथ साथ वो अपने ठिकानों को और बढ़ाने की कोशिश में है। चीन ने जिन इलाकों में अब तक ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाए हैं वो वही जगह है जहां भारत और चीन के बीच सबसे ज्यादा विवाद है। न्यूज 18 को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक चीन ने पेंगोंग झील के उत्तर इलाके में फाइबर केबल बिछाने का काम पूरा कर लिया है। इस तरह उसने पेंगोंग झील के दक्षिणी किनारे में भी फाइबर केबल का नेटवर्क तैयार कर लिया है। फाइबर केबल के इस नेटवर्क को तिब्बत में
वेस्टर्न थिएटर कमांड के हेडक्वार्टर से जोड़ा गया है। ऑप्टिकल फाइबर केबल का लाइन कम्युनिकेशन ना सिर्फ सुरक्षित है बल्कि उससे मल्टी मोड इस्तेमाल किया जा सकता है। चीन का फाइबर केबल बिछाना यह साबित करता है कि चीन आने वाले वक्त में एलएसी पर अपनी पकड़ और मजबूत करने के दूसरे तरीके भी अपना सकता है, क्योंकि फाइबर केबल की वजह से चीन के लिए इस इलाके में अपनी साजिशों को गुपचुप ढंग से अंजाम देना पहले से ज्यादा आसान हो जाएगा। क्योंकि एलएसी पर अब तक रेडियो कम्युनिकेशन का इस्तेमाल होता है, फाइबर केबल से बातचीत रेडियो कम्युनिकेशन के मुकाबले ज्यादा सुरक्षित होती है। इस तरह फाइबर केबल का नेटवर्क लग जाने से चीन की सेना की बातचीत सुरक्षित हो जाएगी और वो बिना किसी रुकावट के बातचीत कर सकेगी, जबकि उसके मुकाबले भारतीय सेना का रेडियो कम्युनिकेशन असुरक्षित हो जाएगा और भारतीय सेना की बातचीत के इंटरसेप्ट होने का खतरा बढ़ जाएगा। फाइबर ऑप्टिकल केबल की मदद से चीन की सेना तस्वीरें और वीडियो तेजी से मुख्यालय भेज सकेंगी और फिर उन्हें अपने मुख्यालय से तेजी से कमांड मिल सकेगा। ऑप्टिकल फाइबर के जरिए न सिर्फ ट्रांसमिशन बेहतर होता है बल्कि इसके जरिए गोपनीय सूचनाएं भी बेहतर ढंग से भेजी जा सकती हैं। वीडियोस भेजे जा सकते हैं, तस्वीरें भेजी जा सकती हैं और एनकोडेड मैसेज भी भेजा जा सकता है जिसे इंटरसेप्ट करना मुमकिन नहीं होता। इसीलिए रेडियो कम्युनिकेशन से ये बेहतर है और पीएलए इसे एक एडवांटेज समझता है। लेकिन एलएसी के दुर्गम इलाकों में ऑप्टिकल फाइबर कितना कामयाब होगा, ये देखने वाली बात होगी। चीन एलएसी पर गुपचुप तरीके से जंग की तैयारी में जुटा है। इसके कई और सबूत भी सामने आ रहे हैं। इसमें सबसे अहम है चीन का भारत में जासूसी नेटवर्क मजबूत करना। भारत के प्रधानमंत्री समेत 10,000 से ज्यादा लोगों की जासूसी के मामले में चीन की पोल पहले ही खुल चुकी है। अब यह भी सच सामने आ रहा है कि चीन अब भारत की अर्थव्यवस्था पर भी निगरानी कर रहा है। चीन के जासूसी कांड से जुड़े ताजा खुलासे के मुताबिक चीन भारत के पेमेंट ऐप पर नजर रख रहा है। इसके साथ ही भारत की स्टार्टअप कंपनियों पर भी चीन की नजर है। यही नहीं, चीन भारत के डिलीवरी ऐप की भी निगरानी में जुटा है और ऑनलाइन एजुकेशन, डिजिटल हेल्थ केयर और ट्रैफिक ऐप की भी चीन जासूसी कर रहा है। चीन भारत में जिस तरह की जासूसी कर रहा है उससे साफ है कि वो भारतीय अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाना चाहता है। चीन ऐसी कंपनियों में भी निवेश कर सकता है जिससे उससे जब जरूरत हो तो उसे छोटी बड़ी जानकारियां मिल सकें और उसका इस्तेमाल वो भारत की अर्थव्यवस्था को गिराने में कर सके। सीधे तौर पर चीन सिर्फ एलएसी पर भारत के साथ जंग नहीं करना चाहता बल्कि भारतीय अर्थव्यवस्था से खौफ खाकर भारतीय अर्थव्यवस्था को खत्म करने का भी ब्लूप्रिंट तैयार कर रहा है। चीन एक तरफ तो भारत के खिलाफ जंग की हर मोर्चे पर तैयारी कर रहा है, तो दूसरी ओर दुनिया भर में भारत के खिलाफ माहौल बनाने में भी जुटा हुआ है। इसके लिए शी जिनपिंग के सफेद पोश जासूसों को एक अलग ही मिशन में लगाया गया है। इसका खुलासा तब हुआ जब यह सामने आया कि चीन ने अपने विदेश विभाग में बड़े पैमाने पर फेरबदल शुरू कर दिए हैं। चीन ने यूनाइटेड फ्रंट के लोगों को अब दूसरे देशों में राजदूत बनाकर भेजना शुरू कर दिया है। खासकर दक्षिण एशिया के देशों में यूनाइटेड फ्रंट के लोग भेजे जा रहे हैं। चीन में पाकिस्तान में अपना नया राजदूत यूनाइटेड फ्रंट से जुड़े शख्स को बनाया है। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की शाखा यूनाइटेड फ्रंट के लोग सीधे शी जिनपिंग को रिपोर्ट करते हैं और यूनाइटेड फ्रंट को चीन में किसी भी मंत्रालय से ज्यादा ताकतवर माना जाता है। चीन एक साथ कई मोर्चों पर जिस तरह से तैयारी कर रहा है उससे साफ है कि वो खुद को जंग के लिए तैयार कर रहा है। चीन में जंग की तैयारी क्यों हो रही है, इसकी सबसे बड़ी वजह है चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की कमजोर होती कुर्सी, जिसे बचाने के लिए शी जिनपिंग किसी भी तरह से भारत के खिलाफ जंग छेड़ने पर आमादा है। और इस बीच चीन की जासूसी से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, राष्ट्रपति, पीएम और केंद्रीय मंत्रियों समेत वित्तीय संस्थानों की जासूसी के बाद अब जानकारी ये सामने आई कि चीन की कंपनी जेनुआ इन्फोटेक ने घोटाले, आर्थिक अपराध, ड्रग्स रैकेट और सट्टेबाजी में शामिल आरोपियों की भी जासूसी करवाई है। जानकारी के मुताबिक चीन ने 6,000 से ज्यादा लोगों की जासूसी करवाई जो किसी घोटाले से प्रत्यक्ष या फिर परोक्ष तौर पर जुड़े हुए हैं। जानकारी यह भी बता रही है कि जेनुआ इन्फोटेक ने
चारा घोटाला, सत्यम घोटाला, व्यापम घोटाले से जुड़े जो अफसर हैं और आरोपी हैं उनकी भी जासूसी करवाई है। चीन की जासूस कंपनी ने सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा, कर्नाटक के पूर्व सीएम एचडी कुमारस्वामी और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा जैसे चर्चित लोगों की भी जासूसी करवाई। आपको यह भी बता दें कि इन सभी लोगों पर किसी ना किसी घोटाले के आरोप लगे हैं। अनुराग हमारे साथ लेह से लगातार बने हुए। अनुराग, अब जिस तरीके से अब ये जानकारी निकलकर सामने आई है, लेकिन अब कितनी बड़ी चुनौती होगी, कितना मुश्किल भरा ये काम होगा ये पता लगाना कि ये जो जानकारी चीन की जासूस कंपनी की तरफ से जुटाई गई है, अब वो जानकारी क्या है? देखिए, जो हमें जानकारी मिल रही है वो ये पूरा मामला बहुत सेंसिटिव होता जा रहा है, क्योंकि स्पेसिफिक तरीके से अलग अलग टारगेट ग्रुप्स बना करके ये जासूसी की गई, ये जानने की कोशिश की गई, इंडिविजुअल्स की लाइफ में झांकने की कोशिश की गई। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अब एजेंसीज इस बात को जानने में, खंगालने में लगी हैं कि क्या वो जानकारी थी जो जुटाई गई। अभी तक जो लिस्ट सामने आ रही है वो उन लोगों की है जिनको टारगेट किया, जिनको जासूसी कंपनी जो चीन की है उसने टारगेट किया, उनके बारे में जानकारी जुटाई। लेकिन अब एजेंसीज डिटेल जानने में लगी हुई है, जिसको जानना बहुत आसान नहीं होगा, क्योंकि वो डाटा, वो सर्वर सारे उस चाइनीज कंपनी और चाइना के पास हैं, जहां पर डाटा गैदरिंग हो रही थी, जहां पर ये तमाम जासूसी की जा रही थी। तो उसकी डिटेल्स में जाना आसान नहीं होगा। लेकिन हमारी साइबर एजेंसीज लगी हुई है, हमारी बाकी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज लगी हुई हैं। जैसे जैसे ये जानकारी सामने आएगी, मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ा एक स्नूप गेट कह सकते हैं इसको, एक बहुत बड़ा खुलासा होने वाला है कि किस तरीके की जानकारी जुटाई गई और क्या इनमें ऐसी जानकारियां मौजूद थी कि ब्लैकमेल किया जा सके इन इंडिविजुअल्स को जिन पर नजर रखी जा रही थी। क्या इनमें कोई ऐसे लूप होल्स से, ऐसी जानकारी थी घोटाले से जुड़ी हुई या उनके परिवार से संबंधित या उनकी पर्सनल जानकारियां इस तरीके की थी कि चीन इन लोगों को इस्तेमाल कर सके, इन पर दबाव बना सके और किसी तरीके से भारतीय जो व्यवस्था है या भारतीय अर्थव्यवस्था है उसको नुकसान पहुंचा सके और भारत की नीतियों में दखल दे सके। क्या इस तरीके की जानकारी भी मौजूद थी? ये बहुत महत्वपूर्ण है। आने वाले दिनों में इसका पता लगेगा कि किस तरीके की जानकारियां जुटाई गई इस कंपनी के द्वारा और क्या उसका असर हुआ या हो सकता है। बिल्कुल, क्या उसका असर हुआ और क्या हो सकता है, अब ये जानकारी जुटाना बेहद मुश्किल काम होगा, जैसे कि अनुराग बता रहे हैं। लेकिन आने वाले दिनों में तस्वीर साफ हो सकती है, क्योंकि जो तमाम एजेंसियां हैं वो अब इस मामले को जुटाने में, इसकी जानकारी जुटाने में भी जुट गई कि आखिर चाइना ने कौन सी इंफॉर्मेशन निकाली। आपको बता दें कि चीन ने जासूसी कांड से पीएमओ के बड़े अधिकारियों, राज्य के मुख्य सचिव, डीजीपी को भी निशाना बना करीब 370 से ज्यादा बड़े अधिकारियों की चीन ने जासूसी करवाई। इसमें 23 मुख्य सचिव और 15 डीजीपी के नाम भी शामिल है। सिर्फ प्रधानमंत्री कार्यालय के आधा दर्जन से ज्यादा अधिकारी भी इस लिस्ट में शामिल है। इसमें प्रधानमंत्री के सलाहकार अमरजीत सिन्हा, संयुक्त सचिव सुमिता मिश्रा, पीएमओ में मंत्री जितेंद्र सिंह के निजी सचिव आशीष कुमार की भी जासूसी करवाई गई। तो वहीं पेट्रोलियम मंत्रालय में आर्थिक सलाहकार राजेश अग्रवाल और स्वास्थ्य मंत्रालय में आर्थिक सलाहकार धर्मेंद्र गंगवार के नाम भी इसमें शामिल है। सीवीसी में अतिरिक्त सचिव अर्चना वर्मा, गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी के निजी सचिव टी श्रीकांत के बारे में भी जुटाई गई जानकारी। यूपी के अतिरिक्त मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी, दक्षिण कश्मीर के डीआईजी अतुल गोयल और कई पूर्व अधिकारियों के नाम भी इस सूची में शामिल किए गए हैं। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, चीन के पड़ोसी देश लाओस से ये बड़ी खबर मिल रही है। चीन हमेशा से दुनिया पर अपना दबदबा बढ़ाने की हसरत और ख्वाब पाले बैठा रहता है और ये सच अब पूरी दुनिया के सामने आ चुका है। चीन अपने से कमजोर और छोटे देशों की जमीन पर कब्जा करने की फिराक में अक्सर रहता है और इस हकीकत से भी पूरी दुनिया रूबरू हो चुकी है। इसकी ताजा मिसाल सामने आई है लाओस से। चीन का ये छोटा सा पड़ोसी इस वक्त पूरी तरीके से चीन के चंगुल में है और अपने कर्ज के हथियार के दम पर चीन अब लाओस को हड़पने के भी चक्कर में है। पूरी दुनिया की नजर एलएसी पर। एलएसी पर मौसम के साथ साथ भारत और चीन के बीच हालात भी तेजी से बदलते नजर आ रहे हैं। इस बीच चीन के भीतर से जो बड़ी खबर सामने आई है उसने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, भूमाफिया चीन का शातिर प्लान। चीन ने फैलाया कर्ज का जाल, जमीन हथियाने की चीन की खतरनाक चाल, चीन की हिंद महासागर पर कब्जे की साजिश, चीन की पड़ोसी लाओस को हड़पने की तैयारी।
न्यूज 18 इंडिया के पास आई वो एक्सक्लूसिव जानकारी है जिसे सुनकर चीन की शातिर चाल का अंदाजा मिल जाएगा। वियतनाम, कंबोडिया और थाईलैंड के बीच बसा एक छोटा सा मुल्क है लाओस। इसकी उत्तरी सीमा चीन से मिलती है। धरती के इस हिस्से पर बसा ये छोटा सा मुल्क अपनी अलग पहचान रखता है। मगर न्यूज 18 को मिली ताजा खबर के मुताबिक चीन की शी जिनपिंग की हुकूमत ने इस देश को अपनी डेट ट्रैप की साजिश का सबसे ताजा शिकार बनाया है। ड्रैगन की डेट ट्रैप डिप्लोमेसी यानी कर्ज के जाल में फंसाकर उसकी जमीन हड़पने की चाल का सबसे नया शिकार लाओस बना है। प्राइवेट बनियास गांव में जा करके भोले भाले लोगों को पहले थोड़ा सा कभी भी उनको ज़रूरत पड़ा, कोई भी ऐसा समय आया तो उनको पहले पैसे से सूदखोरी करते थे और फिर अपने ही जो इंटरेस्ट रेट में फंसा के उनकी पूरी की पूरी ज़मीन को पूरे ज़मीन को और उनके वर्चस्व को ही अब हड़प लेते थे। पहले तो उसके गुलाम हो जाते थे, फिर उनकी ज़मीन, जायदाद, घर, यही है। इसको यदि आप भाषा में स्ट्रैटेजिकली समझें और पूरे विश्व के परपेक्ट में समझें, चाइना यही करता है, डेट ट्रैप। अरबों डॉलर के चीनी कर्ज को न चुका पाने की हालत में लाओस को अपना पावर ग्रिड चीन की सरकारी कंपनी को सौंपना पड़ा है। चीन के कर्ज के जाल में फंसा लाओस, डेट ट्रैप डिप्लोमेसी का शिकार बना लाओस, अरबों डॉलर के कर्ज में दबा लाओस, पावर ग्रिड करना पड़ा चीनी कंपनी के हवाले। लाओस में 1975 में जब ये जो कम्युनिस्ट पार्टी की जो सरकार आई उसके बाद उन्होंने डेट ट्रैप में उनको फंसाया। एक हाई स्पीड जो उनकी कनेक्टिविटी है ट्रेन्स की, उसके ऊपर में उन्होंने लोन लिया। लोन महज $6 बिलियन का था और बढ़ा करके $6.7 बिलियन किया। और आज के दिन में रिपोर्ट आ रही है 45% ऑफ द GDP ऑफ स्मॉल कंट्री ऑफ लाइक लाओस, वो उसकी गिरवी हो गई है। चीन से आकर लाओस में उत्तर से दक्षिण तक बहने वाली मेकोंग नदी का एक बड़ा हिस्सा थाईलैंड के नजदीक से होकर गुजरता है। उसी मेकोंग नदी पर लाओस ने कई हाइड्रो पावर और हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट शुरू किए हैं और उन्हीं प्रोजेक्ट्स के लिए लाओस ने चीन से करोड़ों डॉलर का कर्ज ले लिया है। दरअसल ये सभी प्रोजेक्ट चीन की वन बेल्ट एंड वन रोड इनिशिएटिव पॉलिसी का हिस्सा है। इसके तहत ये रेलवे ट्रैक चीन के दक्षिणी प्रांत यूनान को दक्षिणी पूर्वी एशिया के देशों से जोड़ देगा। इस रेल प्रोजेक्ट की कुल लागत की करीब 60% रकम चीन के बैंक ने कर्ज के रूप में दी है, जबकि बाकी की रकम में चीन की 3 सरकारी कंपनियों का हिस्सा है। इस प्रोजेक्ट में चीन का 70% हिस्सा है, जबकि लाओस को 30% की हिस्सेदारी दी गई है। इन्हीं प्रोजेक्ट्स के तहत चीन ने लाओस में 60,000 करोड़ रुपए की लागत से हाई स्पीड रेल कॉरिडोर को बनाना शुरू कर दिया है। न्यूज 18 को मिली खबर के मुताबिक इस ट्रैक पर पहली ट्रेन 2 दिसंबर 2021 को लाओस के नेशनल डे पर राजधानी वियंतियाने पहुंचेगी। बस इसी प्रोजेक्ट के जाल में चीन ने लाओस को बुरी तरह से फंसा दिया है और उस पर इस कदर कर्ज का बोझ लाद दिया है कि लाओस की सरकार को घुटनों पे आकर चीन की शी हुकूमत से मोहलत मांगनी पड़ी। और उसी मोहलत का नतीजा ये रहा कि मेकोंग नदी पर बना लाओस का सबसे बड़ा पावर प्रोजेक्ट अब उसके हाथ से निकल गया। किसी देश को कर्ज के जाल में फंसाकर उसकी जमीन हथियाने की ये चीन की पहली चाल नहीं है, बल्कि दुनिया भर की जमीन पर अपना परचम लहराने के लिए चीन ने इसी कर्ज के जाल को हथियार बनाया है। टोंगा हो गया, श्रीलंका हो गया, मालदीव्स हो गया, मॉरिशस हो गया, इसके अलावा जो और कंट्रियां हैं, पाकिस्तान बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव 2015 में उनको ट्रैप किया चाइना ने, और $62 बिलियन शुरू हुआ था, $40 बिलियन, $62 बिलियन, और अभी एक ट्रैप करने जा रहा है जिसमें $400 बिलियन की बात करता है ईरान से। चीन इस समय दुनिया भर के देशों के साथ डेट ट्रैप डिप्लोमेसी खेल रहा है। इसके जरिए चीन पहले इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के नाम पर देशों को कर्ज देता है। जब वो देश इस कर्ज को चुकाने में सक्षम नहीं होते तो वो उनके संसाधनों पर कब्जा करना शुरू कर देता है। इसका एक और जीता जागता सबूत है श्रीलंका, जहां श्रीलंका को चीन के भारी भरकम कर्ज के बदले अपना एक पोर्ट हम्बनटोटा देना पड़ा था। चीन का डेट ट्रैप डिप्लोमेसी का जाल, कई देशों में फैला है चीन का जाल।
इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के नाम पर कर्ज का जाल, कर्ज से दबे श्रीलंका से छीना हम्बनटोटा पोर्ट। दरअसल चीन जिन देशों के इंफ्रास्ट्रक्चर पर पैसे लगाता है, वहां असल में अपनी जड़ों को गहरा करने के साथ साथ उस देश की जमीन को खोखला कर देता है और कर्ज का बोझ और उसकी मियाद का ऐसा जाल फेंकता है कि प्रोजेक्ट से वो देश अपना हाथ खींचकर उसे चीन की कंपनियों के हवाले कर दे। किसी सूदखोर महाजन की तरह चीन भी कर्ज के जाल में फंसे मुल्क को किसी भी तरह वापस निकलने नहीं देता। और इस वक्त चीन की शिकस्त से बड़ी शायद कोई खबर नहीं हो सकती और चीन को उसी के समंदर में करारी शिकस्त की खबर सामने आ रही है। दक्षिण चीन सागर पर चीन को उस वक्त करारा तमाचा पड़ा जब इंडोनेशिया की नौसेना की एक गश्ती टुकड़ी ने चीन के गश्ती जहाज को खदेड़ डाला। न्यूज 18 को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक इंडोनेशिया के नातुना द्वीप के पास स्पेशल आर्थिक क्षेत्र के इलाके में घुसे चीन के गश्ती जहाज को इंडोनेशिया की टुकड़ी ने न सिर्फ घेरा बल्कि उन्हें वहां से जान बचाकर भागने को मजबूर कर दिया। इस घटना से एक बात और साफ हो गई कि जिस दक्षिण चीन सागर पर चीन अपना दबदबा बनाए रखना चाहता है, वहां वो अब पूरी तरीके से अलग थलग पड़ चुका है। चीन अक्सर ऐसी तस्वीरों के जरिए अपने आसपास के पड़ोसी और छोटे मुल्कों को धमकाने की कोशिश करता रहता है। ये दक्षिण चीन सागर है और यहां चीन पूरी तरह से अपनी हुकूमत चलाना चाहता है। इसी बीच खबर की एक लहर ने आकर चीन का तिलिस्म पूरी तरह से तोड़ दिया। चीन के मोर्चे से आई सबसे बड़ी खबर। इंडोनेशिया ने दी चीन को करारी चोट। इंडोनेशिया ने खदेड़ा चीन का गश्ती जहाज। दक्षिण चीन सागर में चरम पर पहुंचा तनाव। इस गहरे समंदर के नीले पानी को आग लगाने पर आमादा है चीन। पूरी दुनिया पर अपना परचम लहराना चाहता है, पूरे विश्व पर अपना राज चलाना चाहता है। साम दाम दंड भेद की रणनीति पर कायम, दक्षिण चीन सागर पर इकलौती हुकूमत का कायल। मगर पिछले ही हफ्ते चीन के मंसूबे इस समंदर के गहरे पानी में उस वक्त डूब गए जब साउथ चाइना सी यानी दक्षिण चीन सागर में इंडोनेशिया ने अपने इलाके में जबरन घुसे चीन के एक गश्ती जहाज को खदेड़ दिया। इंडोनेशिया की इस कार्रवाई ने चीन को बुरी तरह बौखला कर रख दिया और इसके बाद दोनों देशों में तनातनी अपने पूरे शबाब पर जा पहुंची। चीन के पलटवार की आशंका को देखते हुए इंडोनेशियाई जंगी जहाजों ने अपनी गश्त को और तेज कर दिया है। लेटेस्ट है इंडोनेशिया, किस तरह से इंडोनेशिया आकर के खड़ा हुआ है। वो अभी जो इंडोनेशियन वाटर्स के अंदर में जो चाइना की जो शिपें थी, वॉरशिपें थी, उसको खदेड़ा है। तो एशियन के जितने भी कंट्रीज हैं जो साउथ चाइना सी के लेटरल स्टेट्स हैं, वो सारे के सारे अब चाइना के अगेंस्ट में खड़े हो गए हैं। इंडोनेशिया की नौसेना ने चीन के जहाज को नातुना द्वीप के पास से खदेड़ा। यह इलाका इंडोनेशिया के विशेष आर्थिक क्षेत्र का हिस्सा है। शुक्रवार की रात यह पता चला कि एक चीनी गश्ती दल इंडोनेशिया के समुद्री इलाके में आ गया है। इंडोनेशिया की नौसेना ने फौरन कार्रवाई की और चीन के गश्ती जहाज को चारों तरफ से घेर लिया। इंडोनेशियाई और चीन के जहाज के बीच 1 किलोमीटर की दूरी से इलाके पर दावे को लेकर बातचीत की गई। इसके बाद इंडोनेशियाई जहाज ने चीनी जहाज को तुरंत इलाका छोड़ने को कहा, मगर जब चीनी जहाज के अधिकारियों ने बहस करनी चाही तो इंडोनेशियाई जहाज ने चीनी जहाज को खदेड़ दिया। ऐसा नहीं है कि दक्षिण चीन सागर में चीन की यह पहली करारी शिकस्त है या फिर पहली बार उसे किसी दूसरी नौसेना के विरोध का सामना करना पड़ा हो। असल में दक्षिण चीन सागर के 90% हिस्से पर चीन अपना दावा करता है, जबकि इसी समुद्र को लेकर फिलीपींस, मलेशिया, ब्रुनेई और वियतनाम के साथ अक्सर उसकी झड़पों की खबर सामने आती रहती है। कुछ
कुछ अरसा पहले ही चीन की एक पनडुब्बी को जापान के नौसेना की एक गश्ती दल ने अपने इलाके में घुसने की वजह से खदेड़ दिया और ये बात भी किसी से नहीं छिपी कि इसी दक्षिण चीन सागर पर कई बार चीन को चुनौती देने अमेरिकी नौसेना का एक बेड़ा भी आकर खड़ा हो जाता है। ये दुनिया का शायद इकलौता ऐसा समंदर है जहां अक्सर नौसेना के जहाज गोला बारूद बरसाते देखे जाते हैं और कई दफा यह भी देखा गया है कि चीन को यहां अक्सर शिकस्त ही झेलनी पड़ती है। इस बीच बड़ी खबर सामने आई है कि अमेरिका ने दक्षिण चीन सागर पर चीन की दादागिरी बर्दाश्त न करने का ऐलान कर दिया है, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि चीन के लड़ाकू विमान पश्चिमी प्रशांत महासागर के बड़े हिस्से के आसमान पर चक्कर लगाते हैं, जिससे चीन को जापान, मलेशिया, वियतनाम, फिलीपींस, इंडोनेशिया, ताइवान और कई बार भारत के साथ भी दो हाथ करना पड़ जाता है। चीन के इस रुख की वजह से वो दक्षिण चीन सागर से लेकर हिंद महासागर के मुहाने तक पूरी तरह अकेला पड़ चुका है। Country like Thailand, Malaysia, Indonesia, Philippines, even Laos खड़ा होने वाला है, वियतनाम। तो ये बहुत अच्छा है कि चाइना टोटली तरह एक्सपोज हो चुका है और उसकी नीति चाहे वो हिंद महासागर का क्षेत्र हो, इंडियन ओशन रीजन हो या इंडो पैसिफिक, उसमें टोटल फेल हो रही है। न्यूज 18 की पड़ताल के मुताबिक हिंद महासागर से सालाना दुनिया के अलग अलग देशों के 1,20,000 मालवाहक जहाज गुजरते हैं। दुनिया का 66% तेल, 50% कंटेनर ट्रैफिक और दुनिया का 33% कार्गो ट्रैफिक हिंद महासागर के रास्ते से ही होता है। इतना ही नहीं, आसियान देशों, जापान और चीन का 80% तेल हिंद महासागर क्षेत्र से गुजरता है। भारतीय महासागर में दुनिया के 20 देशों के 120 जंगी जहाज हमेशा मौजूद रहते हैं, जो अपने अपने देश के मालवाहक जहाजों की सुरक्षा और दूसरी वजहों के चलते हिंद महासागर इलाकों में मौजूद रहते हैं। साफ है कि यह तस्वीर पूरी तरह से चीन को चारों तरफ से घिरा और अकेला खड़ा पाती है। सीमा विवाद पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बयान से बौखला गया चीन। चीन ने एक बार फिर भारत को गीदड़ भभकी दी। एक दिन पहले संसद में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के चीन पर समझौता नहीं मानने का आरोप लगाया गया, जिस पर भड़के चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने लिखा कि सीमा पर भारत पर दबाव बढ़ाने के लिए चीन को अपनी सेना तैयार रखनी होगी और दावा किया कि भारत सैन्य दबाव बढ़ाए बिना सीमा विवाद पर भारत झुकेगा नहीं। ग्लोबल टाइम्स ने यह भी माना कि भारत में कुछ राष्ट्रवादी ताकतें ऐसी भी जिनसे पार पाना आसान नहीं है। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर है कि गलवान और पेंगोंग में भारत से लगातार मुंह की खाने वाला चीन अपने सैनिकों को नई ट्रेनिंग दे रहा है। बताया जा रहा है कि ट्रेनिंग चीन में ही कहीं ऐसी जगह पर दी जा रही है जिसका माहौल गलवान और पेंगोंग जैसा ही है। ऐसा कर चीन अपने सैनिकों को ट्रेनिंग के दौरान उसी इलाके के लिए अभ्यस्त बनाना चाह रहा है जहां उसे अपने सैनिकों को जंग के लिए उतारना है। इस बीच चीन ने लाइव फायर टेक्निकल ट्रेनिंग के दौरान मिसाइल भी दागी। भारत की ताकत को देख चीन फिर दे रहा है अपने जवानों को ट्रेनिंग। गलवान और पेंगोंग जैसे किसी इलाके में ट्रेनिंग कैंप। चीनी सेना ने रात को युद्धाभ्यास भी किया। लद्दाख के पास चीनी सेना ने दागी कई मिसाइलें, रात में की रॉकेट की बारिश। गलवान और पेंगोंग में भारत की ताकत के सामने पीछे हटने को मजबूर चीन ने अब अपने सैनिकों को नए सिरे से ट्रेनिंग देना शुरू किया है। उस ट्रेनिंग की झलक दिखाने से पहले हम आपको चीन के डर की एक और तस्वीर दिखाते हैं। जब पूर्वी लद्दाख में भारत और चीन की सेना आमने सामने है,
डरा हुआ चीन अपने उत्तरी पश्चिमी रेगिस्तानी इलाके में नई मिसाइलों का परीक्षण कर रहा है। यही नहीं, चीनी सेना रात के समय युद्धाभ्यास भी कर रही है। चीन के सरकारी प्रोपेगेंडा अखबार ग्लोबल टाइम्स ने यह दावा किया है। वीडियो में एक जवान को कमांड देते देखा जा सकता है और कमांड पूरी होते ही एक बटन दबता है और फिर दनादन मिसाइलों की बौछार शुरू हो जाती है। ग्लोबल टाइम्स के मुताबिक पीएलए की ब्रिगेड ने पश्चिमोत्तर चीन के रेगिस्तान में लाइव फायर ड्रिल किया। इस दौरान एक नई मिसाइल का परीक्षण भी किया गया। ग्लोबल टाइम्स ने बताया कि चीनी सेना ने रात के समय में भी हमला करने का अभ्यास किया। इसका वीडियो भी सामने आया जिसमें चीनी जवान कमांड देता सुनाई पड़ता है। और फिर रात के अंधेरे में आसमान की तरफ मिसाइल और बम के गोले उड़ते नजर आते हैं। लेकिन ये चीन की गीदड़ भक्की का नमूना है। रॉकेट दागने का वीडियो दिखाकर और बमों के परीक्षण का पैतरा अब चीन के काम नहीं आने वाला। चूंकि सीमा पर चीनी सैनिकों के जमावड़े का भारत पर कोई असर नहीं दिख पा रहा है, इसलिए इस तरह की धौंस दिखाने की वो चाल चल रहा है। अपने सैनिकों को भारत के खिलाफ जंग में उतारने की ट्रेनिंग का एक और वीडियो सामने आया है। इस वीडियो ने भी चीन की सेना की पोल खोल कर रख दी है। वीडियो में दिखाई दे रहा है कि तिब्बत जैसे दिखने वाले इलाके में चीनी सेना का जवान मैन पोर्टेबल सरफेस टू एयर मिसाइल को फायर करने की तैयारी कर रहा है। इस दौरान एक ट्रेनर भी चीनी सेना के जवान के साथ खड़े होकर निर्देश दे रहा है। मौके पर चीनी सेना के लाल झंडे भी नजर आते हैं। तैयारी पूरी होते ही चीनी सेना का यह जवान अपने कंधे पर मिसाइल लॉन्चर को रखता है। इसके बाद ट्रेनर जवान को काउंटडाउन देना शुरू करता है और जैसे ही जवान काउंटडाउन खत्म होने के बाद ट्रिगर दबाता है, मिसाइल आसमान में जाने के बजाय लॉन्चर समेत जमीन की ओर फायर हो जाती है। ट्रेनर और जवान दोनों पलक झपकते ही दबक पड़ते हैं और जैसे ही उन्हें गड़बड़ी का एहसास होता है, इन दोनों के साथ ही इस वीडियो को शूट कर रहा क्रू भी भागने लगता है। थोड़ी देर बाद जब ट्रेनर और जवान लॉन्चर की हालत देखने आते हैं तो वो जमीन पर बीच से टूटा हुआ नजर आता है। चीन की इंटरनेशनल बेइज्जती वाला ये वीडियो एक बार फिर देखिए। जाहिर है इन्हीं तस्वीरों की वजह से चीन को गीदड़ भक्की वाली ट्रेनिंग और मिसाइल दिखाने को मजबूर होना पड़ा है। नतीजा ये कि पीएलए के एयर डिफेंस, सशस्त्र वाहन, स्पेशल फोर्सेज और इन्फेंट्री की कई टुकड़ियों को देश के अलग अलग हिस्सों से बुलाकर ट्रेनिंग पर लगाया गया है। साथ ही पीएलए ने अपनी एयरफोर्स के H-6 बॉम्बर और Y-20 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को भी इस ट्रेनिंग मिशन पर लगाया है। ये ट्रेनिंग उत्तर पश्चिम चीन के रेगिस्तान और दक्षिण पश्चिम चीन के तिब्बत क्षेत्र में दी जा रही है। चीन सेंट्रल टेलीविजन ने पिछले हफ्ते दावा किया था कि पीएलए की 71वें ग्रुप सेना का HJ-10 एंटी टैंक मिसाइल सिस्टम पूर्वी चीन के जियांगसू प्रांत से गोबी रेगिस्तान पहुंचा है। पीएलए के तिब्बत मिलिट्री कमांड ने 4500 मीटर की ऊंचाई पर संयुक्त ब्रिगेड स्ट्राइक एक्सरसाइज की है। पीएलए की 72वें ग्रुप सेना भी उत्तर पश्चिम में पहुंची है और यहां उसकी एयर डिफेंस ब्रिगेड ने भी लाइव फायर ड्रिल की है, जिसमें एंटी एयरक्राफ्ट गन और मिसाइल पर अभ्यास किया गया। चीन की इस बौखलाहट की एक खास वजह चीनी सैनिक भी हैं जो तिब्बत के पास के इलाके में जब गश्त लगा रहे थे तो ठीक से चल भी नहीं पा रहे थे। कई चीनी सैनिकों की सांसें फूल रही थी। एक सैनिक की तो जान पर बन आई और उसे ऑक्सीजन लगाने की नौबत आ गई। ऐसे में चीन को यह समझने में देर नहीं लगी कि पूर्वी लद्दाख जैसे इलाकों में भारत से टकराना उसके लिए अब आसान नहीं है। चीनी सैनिक किसी हद तक पूर्वी लद्दाख में तैयार हो जाए और उनका मनोबल भी बना रहे, इसलिए चीन ने हिमालय के क्षेत्र में अपने सैनिकों के लिए ट्रेनिंग अभियान चला दिया है।